हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ रहे हैं और वर्क के सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं। सेम प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम एनर्जी पढ़ने के बाद उसके टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर से एक एनर्जी उठाया है, मैकेनिकल एनर्जी। उसका पोस्टमार्टम आज हम लोग करेंगे मैकेनिकल एनर्जी का। और आपको जैसे कि पता होगा कि मैकेनिकल एनर्जी हम दो फॉर्म्स में पढ़ते हैं। एक फॉर्म है उसका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। सो द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज टू क्लियर these two type of energies, kinetic energy and potential energy. मैकेनिकल एनर्जी उसके बाद क्लियर हो जाएगा, बिकॉज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हमें क्लियर करना है मैकेनिकल एनर्जी क्या है। उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर करना है काइनेटिक एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी है क्या। एकदम जीरो से लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ये है हमारा 10th नंबर टॉपिक। इससे पहले ऑलरेडी 9 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे उन वीडियोस को, पहले बोल रहे हैं उनको देख लीजिएगा, बिकॉज पिछले क्लासेस के जो टॉपिक्स कवर हुए हैं उनसे रिलेटेड होगा सभी चीजें। चलिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या कह रहा है? द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी है जो एनर्जी को कैरी करेगा। कब कैरी करेगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब वो मूवमेंट करेगा तब करेगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होता चला जाएगा। वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? तो मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है किसी बॉडी के अंदर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के तरीका पर भी हम बात करेंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स हम उसका देख लेते हैं कि जो भी चीज दुनिया में फ्लो कर रही है उसके अंदर क्या है। जो भी चीज दुनिया के अंदर मूव कर रही है उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। उस बॉडी के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि फ्लोइंग वाटर, इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसका यूज कहीं करते हैं सर? डैम वगैरह में इसका यूज होता है। इसका यूज किसमें होता है? डैम में। न टरबाइन होता है, टरबाइन में वाटर को गिराया जाता है और टरबाइन घूमता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्लोइंग वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। मूविंग व्हीकल, कोई व्हीकल मूव कर रहा है उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बात कर रहा है। मूविंग एयर, जिसे आप विंड कहते हैं, मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। विंड मिल नाम से सुने हैं? विंड मिल में क्या होता है कि उसमें भी जो ब्लेड्स होते हैं उसको घुमाते हैं एयर, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो वो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑब्वियसली कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब बुलेट फायर्ड, एक गन से बुलेट को जब फायर कर दिया जाता है तो बुलेट मोशन में होता है और वो बुलेट क्या कर सकता है? जिस टारगेट में आपने इसको डाला है उसको क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। वो पेनिट्रेशन तब हो पाएगा जब उसके अंदर पहले से एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो भी मूवमेंट कर रहा है, जो भी मोशन में है, सभी के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये बात हम समझ गए। लेकिन कैलकुलेट कैसे करें? तो इसके लिए हमने पहला पॉइंट इसके अंदर में लिया है ना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाए उसको देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? हम इसको दो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल आप बोल सकते हैं एजम्पशन मेथड, एज्यूम कर करके बताएंगे कि हाँ ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा। एक कैलकुलस मेथड भी है जिसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कैसे निकाला जाए इसका। तो हम शुरू में ही बता दिए कि एजम्पशन मेथड है, एज्यूम हमने किया है। क्या एज्यूम किया है? देखिए वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लेट, पहला पॉइंट क्या लिखा है? लेट एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है जिसका मास क्या है? एम है, लिखा हुआ पहला पॉइंट। आप देख सकते हैं लेट एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्लेटफॉर्म हमने ले लिया, यहां पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है एम। क्लियर है कि नहीं? आगे बात कर रहा है। यू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के पास क्या है? एक वेलोसिटी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अभी किस वेलोसिटी से चल रहा है? ये कह रहा है यू वेलोसिटी से चल रहा है। नेक्स्ट, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब कुछ दूर तक चलने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है।
कुछ दूर तक चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हुआ है, चेंज हुआ है और वो क्या हो गया है, v हो गया है। बच्चा अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो क्या हुआ होगा, इस पर फोर्स लगा होगा। बिना फोर्स का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है, आपको बात पता है। तो इसके बाद ये लिखा है कि एक्सेलरेशन आया, मतलब हाँ सर वेलोसिटी चेंज जैसे ही आता है तो एक्सेलरेशन आता है और उस एक्सेलरेशन की वजह से ही फोर्स आता है। F इक्वल टू ma, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है, अप्लाइड फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे आपने कौन सा फोर्स लगाया था, तो कह सकते हैं इस डायरेक्शन में लगाया था F फोर्स। इस वजह से ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ था, तो लिख रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, लेट्स सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या है, s है। क्लियर है। एक्सेलरेशन कितना आया है, a आया है। जरूरत जहां पड़ेगा उसका यूज हम करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, यहां तक समझ में आ गया assumption क्या है। क्लियर है। यहां पर हम कहीं पर भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, हम नहीं किए हैं। क्लियर है कि नहीं, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए हैं। चलिए अब बताइए जरा, हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, हो सकता है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। सिंपल। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, चल रही है। तो हम मान रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग एंड फाइनल वेलोसिटी इज समथिंग, नॉट जीरो। क्लियर है। सो ये बॉडी मोशन पर है, तो इस बॉडी के अंदर कौन सा एनर्जी पॉसेस हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा। वही हमें निकालना है। और उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका यही है कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और अगर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और ये जो वर्क है यही वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। यहां पे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स निकाल देना है। सिंपल। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात करते हैं। तो हम इस चीज को लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ध्यान दीजिएगा। फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन इज a एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। बच्चा अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, क्या कह रहे हैं, इफ u is zero, if initial velocity is zero, तो क्या होगा ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा। हाँ ना, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। u क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इससे क्या निकल करके आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहते हैं, s दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। यहां से क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। यहां तक हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो माने हैं तब ऐसा है। ठीक, हमने बोला ना एजम्पशन मेथड, एजम्पशन करेंगे। अच्छा, since the displacement of the body is in the direction of the applied force, can you see this, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो लिखेंगे इस चीज को, since the displacement of the body is in direction of applied force, so work done equal वर्क डन निकाल दीजिए। सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बता सकते हैं सर। डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, क्योंकि एफ डॉट एस कीजिएगा, डॉट हटेगा कॉस थीटा लगेगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात यहां पर हो रहा है। सो यहां पर फोर्स की जगह क्या बैठा सकते हैं, जरा बताइए। इस बॉडी का मास क्या है, m है, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, अरे वेलोसिटी चेंज हुआ है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो एम ए एक्सेलरेशन मान चुके हैं। तो एफ के जगह हम यहां पर क्या लिख देते हैं, एम ए लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, दैट इज v स्क्वायर बाय 2a। क्लियर है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, a और a कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है ना, 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, तो ये जो वर्क डन है ये क्या निकल के आया, हाफ mv स्क्वायर। और एज आई सेड बिफोर, दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, और यहां पर कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट इज मूविंग। क्लियर है कि नहीं है, तो इस बात को यहां पर हम लिख सकते हैं, दिस वर्क डन अपीयर्स एज, दिस
वर्क डन appears at this work done appears as kinetic energy of the body. So आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस वर्क डन एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ mv²। लेकिन ये एजम्पशन मेथड, as I said before, this is completely assumption. So we will go to a standard method for calculating kinetic energy, that is calculus method. अब हम calculus method से kinetic energy का expression निकालेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेम expression for kinetic energy को हम calculus method से derive करेंगे। लिख रहा है, let a body is initially at rest and force F is applied on the body to displace it through small displacement ds along its own direction. Simple. क्या कह रहे हैं? एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स लगाया F, और ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? हम मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा? ऐसे। लेकिन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ds के लिए जो वर्क होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लिखा है देन स्मॉल वर्क, छोटा सा वर्क, स्मॉल वर्क को क्या लिखेंगे? dw, दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जिधर फोर्स लगा रहे उधर ही डिस्प्लेस हो रहा कह रहा है। तो अगेन F डॉट S लिख के कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल क्या लिख सकते हैं? F डॉट हटाइए, ds लिखिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ds है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां वेक्टर साइन अगर लगा रहे हैं तो डॉट लिखना पड़ेगा एक बार। अगर वेक्टर साइन आप छोड़ देंगे, सीधा सीधी आप लिख सकते हैं F ds। क्लियर है कि नहीं? अब सुनिए ध्यान से, dw इज इक्वल टू, आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। लेट सपोज द एक्सेलरेशन इज a, ठीक है, बाद में हटा देंगे एक्सेलरेशन। फिलहाल के लिए हम यहां पर चाह रहे हैं लिखना F के जगह पर, क्या लिखना चाह रहे हैं? F के जगह पर ma। लेकिन हम चाहते हैं लास्ट में एक्सेलरेशन बोल के कोई टर्म ना आए। क्लियर है? हटाएंगे, डोंट वरी। और यहां पर ds लिखा हुआ है, ds हमने लिख दिया। तो चूंकि हमको एक्सेलरेशन हटाना है तो उपाय हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चा? ना dv/dt होता है। लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां पर क्या हो जाएगा ना, dw इज इक्वल टू m, a के जगह लिख सकते हैं dv/dt ds। यहाँ पे डॉट जो दिख रहा है ना आपको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझे? यहाँ कोई वेक्टर नहीं है कि डॉट का मतलब यहाँ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है। यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पे f डॉट ds cos 0 डिग्री कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? डॉट खत्म हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे कहीं भी डॉट देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल स्केलर चीजें हैं, ठीक है कि नहीं? आगे बात करते हैं। क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? dw इज इक्वल टू m, dv को अलग लिख दिए, यहाँ ds दिख रहा है और dt को इसके बेस में लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। हम जानते हैं क्या होता है, ये ds/dt जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, हाँ ना? व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, dw इज इक्वल टू, यहाँ पे m लिखा हुआ है और ये ds/dt का मतलब वेलोसिटी है और पहले से dv लिखा हुआ है। बोलिए समझ में आया कि? ये छोटा सा वर्क को हम मास और वेलोसिटी के टर्म पे लिख करके यहाँ पर रख दिया, इक्वेशन 1 कर दिया। एक्सेलरेशन को हटा चुके हैं, वर्क डन को किसके फॉर्म पे लिखा है? मास और वेलोसिटी के टर्म पे अभी हमने लिख के रखा है। अब क्या करना चाहते हैं? ये छोटा सा वर्क है बच्चा, क्लियर है कि नहीं? अगर हमको कंप्लीट वर्क चाहिए इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बोलने का मतलब अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0 और यहां पर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा? s। यहां डिस्प्लेस होकर के जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस समय तक कितना वर्क होगा अगर हमें निकालना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो हम इस चीज को यहां लिखेंगे, क्या? वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v। वेलोसिटी क्या है इसका? अभी 0, और इसका इंक्रीज करके कितना करना है वेलोसिटी? v। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेलोसिटी के टर्म पे रखे हो ना, तो यहाँ कितना वेलोसिटी है? लेट्स सपोज
the initial velocity is 0 and the final velocity is v. इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है बच्चों? वर्क डन निकालना है। क्लियर है कि नहीं है? तो लिखेंगे therefore work done by force to bring the velocity 0 to v. Let's suppose the final velocity is v. क्या हो जाएगा ना सर? वर्क डन छोटा सा आपने निकाला था, इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, बस इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम भी डीवी। आगे बात करें, देखिए ध्यान से, वर्क डन यहां पर क्या है सर? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, 0, और यहां पर मान लेते हैं वर्क डन W हो गया, फाइनल वर्क डन इज W। चलिए यहां पर देखिए कौन वेरिएबल कौन है? वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया है? 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना है? v। क्लियर है कि नहीं है? अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल। इसका क्या निकल कर आएगा? W। इसका क्या निकल कर आएगा? मास इज कांस्टेंट, बाहर आ गया सर। वेलोसिटी, सर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है बच्चा? x²/2 होता है। लिमिट बैठा था ना, क्या होता है? v dv है तो क्या हो जाएगा? v²/2। क्लियर है? सो 0 टू v, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया? m। एक बार v की जगह v बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, तो v²/2 माइनस 0²/2 मतलब v²/2 ही आएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां से क्या निकल रहा है? 1/2 mv² ही निकल रहा है। क्लियर है कि नहीं? और यही जो वर्क डन है किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि इस वर्क डन के वजह से इसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी चेंज जब भी हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। तो यहां पे लिख सकते हैं दिस वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन appears as kinetic energy. So kinetic energy is equal to half mv²। बोलिए क्लियर है? एक्सप्रेशन क्लियर है? बोलिए एक्सप्रेशन क्लियर है? एक बात पूछ रहे हैं आपसे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है? तो सर एनर्जी तो स्केलर होता है, क्योंकि वर्क ही कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो वर्क स्केलर तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर। आपसे पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव स्केलर है कि नेगेटिव स्केलर है कि जीरो स्केलर है? क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है सर? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है कभी? हाँ हो सकता है, जब रेस्ट पर है बॉडी। नेगेटिव हो सकता है क्या? ये सोचिए एक बार, ध्यान से देखिएगा। मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, और यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, आपको भी पता है, लेकिन वेलोसिटी का क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी जो है स्केलर तो है, याद रखिएगा, पॉजिटिव स्केलर होता है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव किसी का नहीं हो सकता। जीरो होगा, रेस्ट पर है तो जीरो है, अगर मोशन पे है तो कुछ है, बट पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहेगा, इस बात को नोट करके आप लिख लीजिएगा, इस बात को प्लीज नोट करके लिखिए। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव। लिखिएगा नोट करके, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। यहां भी इस बात को भी लिख लीजिएगा, इट इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब कुछ बातें और हम करेंगे। हमने डेरिवेशन कर लिया है, फॉर्मूला दिमाग में सेट हो गया है कि हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? रेस्ट पर होगा बॉडी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, बिकॉज जीरो, v के जगह जीरो, वेलोसिटी जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो और भी जानकारी होना चाहिए उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ जो बातें लिखा हुआ है इस चीज को हम यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए ये एक प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, इस चेयर्स में लोग बैठते हैं और यहाँ पर ट्रेन जो है मूव कर रही है। एक ट्रेन है, ट्रेन के बहुत सारे बॉगीज हैं, बहुत सारे बॉगीज है, ये मान लीजिए वैगन है, ऐसा चल रहा है और ट्रेन का वेलोसिटी भी है, चल रही है। समझिएगा ध्यान से। जो समझना चाहता है उसको समझने दीजिए कम से कम, जो नहीं समझना चाहता उसको समझने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ कर डिस्टर्ब मत। ध्यान से समझिए। हम कह रहे हैं इस ट्रेन के अंदर जो है दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? इस ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, एक है ए, एक है बी। क्लियर है कि नहीं? हम बोल रहे हैं अगर ए से पूछा जाए बी के बारे में कि बताओ जरा बी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो क्या बोलेगा वो? 0। क्यों बोलेगा 0? बिकॉज दोनों ही बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं बैठा हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर स्टेशन पे बैठा हुआ है सी, और सी से पूछेगा जरा बताओ बी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो वो क्या बोलेगा? हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि ट्रेन चल रही है जिस वेलोसिटी से, वो बी भी चल रही है उसके साथ, तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी को ये देख पाएगा। लेकिन बी के साथ बैठा ए वो इस बात को फील नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा, लिख रहा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पर्सन ऑफ मास m सिटिंग इन ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी v इज 0। अगर काइनेटिक एनर्जी सॉरी, अगर कोई पर्सन m मास का बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है v वेलोसिटी से, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। तब कब? ना इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी? 0। क्योंकि ट्रेन के साथ उसका कोई मोशन नहीं है, ट्रेन के साथ साथ वो भी चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ट्रेन पे बैठा हुआ है वो। लेकिन अगर कहे बट हाफ एम बी स्क्वायर इन द फ्रेम ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कोई अगर बैठा हुआ है तो वो अर्थ पे है, अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा है कि ट्रेन चल रहा है। अगर ट्रेन चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके अंदर बैठा हुआ जो इंसान है उसका भी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आसान है। आगे नेक्स्ट एक बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का कहानी है। आइंस्टाइन का मानना यह है कि जो ऑब्जेक्ट्स के काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हैं उनके वेलोसिटीज जो हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। अगर कंपेरेबल हो गया है तो जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं वो गलत है। लिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं, बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर v इज वेरी मच लेस देन c। c मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को पता है। इफ v इज कंपेरेबल टू c, अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेरेबल हो मतलब थोड़ा सा कम या ज्यादा हो, ज्यादा छोड़ दो भाई, थोड़ा सा कम हो, तो ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का वो वैलिड नहीं है। तो फिर क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये लिखना होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम सी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या v बाई सी का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, या इस तरह से हमें याद है माइनस एम सी स्क्वायर। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अगर बार बार कह रहे हैं ये कब होगा? जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू c, तब होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? इक्वल नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इक्वल हो जाएगा दोनों v और c तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी को मैच नहीं कर पा रहा है, मैच नहीं कर सकता, मैच नहीं करेगा उससे कंपेरेबल, तब इसको ले। मैंने काफी ज्यादा वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स जो है, काफी ज्यादा वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट जो है उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसको आप नहीं बैठा सकते, इसको बैठाना होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स है अगर, क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल काफी छोटा मास और वेलोसिटी काफी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालने जाएंगे किस थ्योरी के आधार पर कह रहे हैं? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसको लिखना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कंसीडर कर सकते हैं आप, और इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है दैट इज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है? अगर आपको ये बात समझ में आ गया है
तो अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हम वर्क पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी हम क्या पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़े। ये काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन, क्या है रिलेशन, उस चीज को हम देखेंगे जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम समझेंगे और स्टेटमेंट्स वगैरह हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं सिनेरियो क्या है, उसको फॉर्मुलेट वगैरह कर लेते हैं, फिर आप आसानी से खुद से स्टेटमेंट लिख पाएंगे। मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़ा देर के बाद ये अपना पोजीशन को तो बदलता ही है, साथ में ये वेलोसिटी इंक्रीज करके v कर देता है। ठीक, थोड़ा देर पहले आप एक रिलेशन को पढ़े थे, वैसे हम शुरुआत से फिर से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, वैसे छोटा सा वर्क डन के लिए बात करते हैं। छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन मतलब dw। सर फोर्स लगाए हैं F, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ होगा सर ds, इसे आप क्या कहेंगे, छोटा सा वर्क डन। थोड़ा सा वर्क डन मतलब थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किए होंगे तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा, और उस थोड़ा सा वर्क डन को हम dw लिख रहे हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है? डॉट हटेगा तो cos थीटा लग जाएगा, F ds cos थीटा, और cos 0 डिग्री बैठा रहे। मान के चलिए इस ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो चुका है, तो यहां से dw इक्वल टू निकल के आया f ds। नाउ ध्यान से देखिएगा, f के जगह हम लिख रहे हैं, f के जगह हम लिख रहे हैं ma, f के जगह हमने लिख दिया ma। ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, बिकॉज a एक्सेलरेशन जनरेट होगा। हम कह रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन तो होगा समथिंग। ds के जगह ds ही हमने लिखा। नाउ एक्सेलरेशन को अगर हम वेलोसिटी के टर्म पे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं ना सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी v मान लिए, और उस समय जो टाइम के साथ उसका डिफरेंशिएशन होता है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन। हम इस चीज को पहले भी इसी स्लाइड, इससे एक दो स्लाइड पहले डिस्कस किए हैं। ये जो है क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा, और यहाँ ds लिख। अब देखिए ध्यान से अगेन, dw इक्वल टू m, dv हम तो लिख दिए, और यहां पर ds बाई dt लिख रहे हैं। क्या आपको ये बात नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं, वेलोसिटी ही तो होता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, आपको पता है ना, दिस v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक क्षण पर वेलोसिटी क्या है, किसी एक इंस्टेंट पर ds बाई dt होता है। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू m, dv तो dv है, ds बाई dt की जगह पे हम v लिख देते हैं और dv लिख देते हैं। हम इस फॉर्मूला का बात कर रहे हैं कि थोड़ा देर पहले हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया था, एक काम किया फिर से हमने कर दिया, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब dw स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू dv, स्मॉल वेलोसिटी में चेंज। ठीक है सर, ओके। लेकिन आपने क्या कहा यहाँ पर, सर स्मॉल वेलोसिटी का चेंज नहीं है, यहां पर हम मान रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, u है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। यस सर, इस पूरे वेलोसिटी चेंज के दौरान जो वर्क डन हुआ पूरा बताइए। तो हमको तो कंप्लीट अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा। यस सर, और हमें लिखना होगा वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी, कहां से कहां तक, u वेलोसिटी से v वेलोसिटी। वर्क डन ऑन द बॉडी इन ऑर्डर टू इंक्रीज, in order to increase its velocity, in order to increase its velocity from u to v. Let's suppose the u is the initial velocity and v is the final velocity. u से v तक इसका वेलोसिटी को आपने चेंज किया, तो उस समय जो है कंप्लीट वर्क डन क्या होगा ये निकालना है। सो यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। यस सर, तो इंटीग्रेट कीजिएगा, लेट सपोज w निकल करके आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो dw हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ। ओके, तो इसको भी इंटीग्रेट करना होगा m v dv,
क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओनली डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख दिए, छोड़ दीजिए इसको, सिंपल चीज है, इसका आगे बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए 0 से डब्ल्यू तक वर्क किया, डब्ल्यू आएगा तो डब्ल्यू माइनस 0 आएगा, ये सब आप समझ रहे हैं। यहां से हम बात करते हैं मास, मास बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, सर चेंज हो रहा है u से v तक, तो इंटीग्रेशन के अंदर v dv रहेगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, u से v तक। समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, वेरिएबल इज वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी के हिसाब से लिमिट हमने यहां पर पुट कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां पर आगे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो w इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, m लिख दिए, v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। सर लिमिट बैठा दीजिए u से v तक, बोले क्लियर है कि नहीं? अब आगे क्या होगा, एक बार v के जगह हम अपर लिमिट v बैठाएंगे और एक बार लोअर लिमिट u बैठाएंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, m। अरे भाई 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, क्या आ जाएगा, एक बार आएगा v स्क्वायर, एक बार आएगा u स्क्वायर, तो क्या निकल करके आ रहा है, देखो ध्यान से, w इक्वल टू 1/2 तो है ही, m तो है ही, v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस एक बार फिर क्या आ जाएगा, 1/2 m u स्क्वायर। तो क्या समझ में आ रहा बच्चा, यहां से क्या समझ में आ रहा, व्हाट इज दिस, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, कहां पर, इस जगह पर, क्योंकि वेलोसिटी इस जगह पर क्या है, v है, और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ये पोजीशन इनिशियल है और अगर ये पोजीशन फाइनल है, तो हम क्या यहां पर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दिस इज नथिंग बट द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां काइनेटिक एनर्जी 0 था, मान लीजिए, अरे शुरुआत में ऐसे किया था ना, याद करो, यू को हम क्या मान रहे थे, रेस्ट से ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे थे। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में तो हाफ एम वी स्क्वायर है, माइनस 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता था, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। जब रुकता था या चलता था ना, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता था, सॉरी वो ऑपोजिट बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता था, पोटेंशियल, इसमें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रुका हुआ था तो सिर्फ पोटेंशियल था, चलने लगा तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता था, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये बात समझ में आ रहा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रूफ किया इस बात को, और ये प्रूफ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड्स के बच्चों के। क्लियर है कि नहीं? अब जो भी बात हम कह रहे हैं ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्या आपको समझ में आ गया है? अब ये सवाल नहीं पूछेगा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया इस बात। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो चीजों को पढ़े हैं उसको स्टेटमेंट में सेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है, एंड दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, सीधा सीधी वर्क डन के इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के वजह से वर्क डन होगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, इस बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट तो क्लियरली अभी आपने प्रूव किया कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आगे बात करें। ओके, ये जो थ्योरम आप पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कहां कहां वैलिड है, क्योंकि हमने बहुत वेरियस टाइप्स के फोर्सेस पढ़े, उनमें से एक कॉमन एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्या वो यहां वैलिड है? हाँ वैलिड है। क्या ऐसा कोई फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्या वो वर्क भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होंगे? बोले हाँ होंगे। मतलब यहां सारे टाइप के फोर्सेस वैलिड हैं जिससे वर्क करोगे आप, और वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब ऑल टाइप ऑफ फोर्स लिख रहा है। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर अ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब ये फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है सारे सेंट्रल फोर्सेस में एप्लीकेबल है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब अपोजिंग मोशंस, मतलब फ्रिक्शन हो गया, ड्रैग हो गया, ये सब में भी ये एप्लीकेबल है। इन एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल तो आप समझ रहे किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से जो फोर्स लगता है। इंटरनल फोर्स क्या है समझ में आता है कि अंदर भी फोर्सेस होते हैं भाई साहब। जैसे कोई सिस्टम है लेट्स सपोज, और इस सिस्टम के अंदर आपने क्या किया, गैस रख दिया। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए हो ना, ये भी तो एक सिस्टम है। तो एक मॉलिक्यूल गैस का दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, ये सारे फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जो भी फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा होगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैलिड है आपका एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, और साथ में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों ही सिचुएशन में ये वैलिड है, यूनिवर्सल है इसका मतलब आप कह सकते हैं, हर टाइप के फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। आगे, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, इस पर बात कर लेते हैं पहले। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बात कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं यहां पर इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यस और नो, किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि इंक्रीज कर रहा आप बोल रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को घटाइएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, ज्यादा से कम को घटाइएगा ऑटोमेटिक वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहां लिखा है वर्क इज पॉजिटिव, बस आपको सीखना यहां पर यह है कि जब भी वर्क पॉजिटिव होगा तो फोर्स आप जिधर लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उधर ही, देखिए ध्यान से, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर आप फोर्स लगा रहे बॉडी उधर ही मूव कर रहा होगा। अगर वर्क पॉजिटिव है, आपको पता है वर्क पॉजिटिव कब होता है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, और फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तब तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। आंसर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना, बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेनेवर द वर्क इज पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? बस इसका रिवर्स एक सिचुएशन भी सोच लीजिए, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से, मतलब घटता रहेगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा कोई लाइव एग्जांपल दीजिए, समझ लेते हैं, चिंता मत कीजिए। अगर ये कम है ये ज्यादा है, अरे कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, तो वर्क डन यहां से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये लिख रहा है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस वर्क डन इज नेगेटिव, और जब भी वर्क डन नेगेटिव होता है आपको पता है फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा, मतलब मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी मूव्स ऑपोजिट टू द फोर्स, ध्यान रखिएगा वर्क डन जब भी नेगेटिव होगा बॉडी मूव्स ऑपोजिट टू द फोर्स। चलिए अब आपके सामने हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि दिमाग क्लियर हो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने इस बॉडी को यहां पर रखा है, क्लियर है कि नहीं, हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बस छोड़ दिए, ये अपने आप नीचे आया, ऑब्वियसली इस पर फोर्स लग रहा था, कौन लगा रहा था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, सर डाउनवर्ड लग रहा है, किस पर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में होता है, हमने बोला वर्क डन पॉजिटिव होता है, और वर्क डन जब भी पॉजिटिव होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर है काइनेटिक एनर्जी 0 है, धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, नीचे जाते समय बढ़ता गया, जब ये जाकर के जमीन में टकराएगा उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसका, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया। इसका रिवर्स सोचिए, हम इस ऑब्जेक्ट को यहां रखे हैं, क्लियर है कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां, क्लियर है कि नहीं, अब इसको हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, तो बताओ जरा, हमने फोर्स ऊपर लगाया लेकिन ग्रेविटी किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स
द्वारा जो किया गया वर्क है उसको हम कैलकुलेट करना चाहें, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा सर? फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, तो ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है मतलब 180 डिग्री एंगल होता है, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन जब नेगेटिव होता है तो बॉडी मूव्स ऑपोजिट टू द फोर्स, हमने बोला ना ग्रेविटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ऑपोजिट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। जब यहां पर हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो आप क्या बोलिएगा? धीरे 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 ये काइनेटिक एनर्जी अपना क्या करेगा? कम करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जिस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि उस जगह वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। अगर जीरो नहीं हुआ होता वेलोसिटी तो ये नीचे वापस थोड़ी आता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा और सबसे ऊपर जाकर के जब रुकेगा तो वो सारा अपना काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल देगा? पोटेंशियल एनर्जी। इस जगह पर जब जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अगर हाइट जीरो है तो, अगर यहाँ पे जीरो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जीरो है मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, एच हाइट पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। तो कहां से आया वो पोटेंशियल एनर्जी उसका? ये जो यहाँ से आपने इसको फेंका ना, तो इसके पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ आके मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ध्यान से सुनिए। लेट सपोज एक हॉरिजॉन्टल वाला एग्जांपल दे देते हैं। एक कार है, एक कार है, ये इस तरह से चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा? रफ सरफेस है, अगर रोड रफ है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स से जो वर्क हो रहा है वो बताइए। सर डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की तरफ है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट आगे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। बताइए जरा, आप कौन सा फोर्स लगाए होंगे यहाँ पर? सर ब्रेक लगाए थे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे आपने ब्रेक लगाया वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ जोर से वर्क करने लगा और वो वर्क धीरे 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 क्या करने लगा? उसको डिक्रीज करने लगा, मतलब वर्क नेगेटिव हो गया और वर्क नेगेटिव होकर के क्या बना लिया? अपना काइनेटिक एनर्जी को कम कर लिया। कम करते करते क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? जब गाड़ी रुक जाएगा तो जीरो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, कैसे समझेंगे? जब वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। और घट रहा का मतलब एक जगह जाकर के वो रोकना। आपका इंटेंशन क्या है? उसको रोकने का है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का इंटेंशन होगा वर्क डन क्या आएगा उसका? नेगेटिव। जो भी फोर्स वहां एक्ट कर रहा हो, वो फोर्स जो वर्क कर रहा होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? सो दीज आर टू लाइव एग्जांपल्स। एक तो ग्रेविटी वाला दो तरफ से बोले, जब हमने ऊपर से फेंका, ऊपर से फेंका नहीं, ऊपर से जस्ट छोड़ दिया, तो ऊपर से जब छोड़ दिया तो ग्रेविटी अपने आप खींच लिया, इससे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंका तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटता जाएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा। और फ्रिक्शन वाला एक एग्जांपल नेगेटिव होगा अभी भी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा और जाकर के रुकेगा, जिस जगह रुकेगा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये सारे बातें थी वर्क एनर्जी थ्योरम के, जो कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया गया। एंड आवर नेक्स्ट target is to give you some other relations with काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं उसको हम करेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं, वो लीनियर मोमेंटम भी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड होता है। वर्क डन को हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर दिया। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम को हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 6th नंबर पॉइंट, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? वी नो लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, एंड लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ध्यान रखिए। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है फिर? मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। दिस इज लीनियर मोमेंटम। ओके, इसको P से रिप्रेजेंट हम करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी होता है उधर उसका डायरेक्शन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं है तो उसका मोमेंटम होगा क्या? लीनियर मोमेंटम होगा क्या? आपका दिमाग में आएगा नहीं होगा, होता है। लेकिन उसके पास एनर्जी होना चाहिए।
मास एनर्जी रिलेशन, ये बात तो हो चुका है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है तो एनर्जी तो है, अगर एनर्जी भी है तो उसका मोमेंटम हो सकता है, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं, फिलहाल हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके पास मास है भाई, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी कैरिंग वेलोसिटी v, अगर उसके पास v वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मास m लिए थे, वेलोसिटी v लिए थे, तो यहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी उस समय निकाल लिए, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमको इन दोनों का रिलेशन चाहिए, तो एक ऑपरेशन कर रहे हैं इसके साथ, हम क्या कर रहे हैं, मास के साथ मल्टीप्लाई और मास के साथ डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अलाउ करता है। इससे आसानी से आप ये देख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ये m और m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन में m है, यहां से मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, m इंटू v, m इंटू v का मतलब क्या होता है p, तो क्या हम लिख सकते हैं p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, p स्क्वायर और नीचे क्या आ गया 2m। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? क्या यहां से p निकाल सकते हैं हम लोग, इस 2m को इधर लेके आ जाते हैं अगर, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया से फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है कि नहीं? चलिए अब एक बात करते हैं आपसे, क्या आपको इस बात से समझ में आ रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट ऑब्जेक्ट शुड हैव मोमेंटम, इजंट इट? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम नहीं है, अगर p जीरो हो जाएगा, देखो ना ध्यान से यार, अगर यहां पर p जीरो हो जाएगा, अगर यहां पर p जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मोमेंटम होना जरूरी है अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा ट्रू फॉल्स बताइए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव रिलेशन इट इज क्लियर, फ्रॉम above relation it is clear that a body cannot have kinetic energy, a body cannot have kinetic energy, a body cannot have kinetic energy without having momentum, without having momentum, without having momentum, without having momentum, okay, and vice versa, and vice versa, and vice versa, vice versa। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अगर P है तो KE है, अगर KE है तो P है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, भाई चलो साथ में, समझ में आया? तो ये रिलेशन है। अब क्या होता है, इस टॉपिक से कुछ सवाल आते हैं कि ग्राफ्स आ जाते हैं, कभी कभी ग्राफ आ जाता है कि लीनियर मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना, या कुछ और भी चीजें वेलोसिटी के साथ रिलेट करके दे देता है। तो चलिए उन ग्राफ्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो पॉसिबल चांसेस है एग्जाम में आने के, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बोला, अब कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। पहला ग्राफ हमने लिया है, 4 ग्राफ आपको दिख रहा होगा, हम एक एक करके समझाते हैं। पहला ग्राफ, इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी लिया है, और एक बात कंसीडर कर रहे हैं कि जिस बॉडी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उस बॉडी का मास कांस्टेंट है, मास वेरी कर सकता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रॉकेट वाला सिचुएशन, मास वेरी करता था, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास निकालते थे। हम यहां पर इस बात को क्लियरली लिख रहे हैं, मास इज कांस्टेंट, और अगर मास कांस्टेंट है उस सिचुएशन के लिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है सर, ओके। अगर मास कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है सर 1/2 mv स्क्वायर। जो कांस्टेंट है सर उसको छोड़ सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट बोल चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सर? v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।
So kinetic energy is directly proportional to v square, not v. अगर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। v स्क्वायर है तो इसका मतलब यहां पर क्या कैसा ग्राफ बनेगा आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इस टाइप का ग्राफ। क्लियर है कि नहीं? बोले सर आप पॉजिटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सर वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है ना। नेगेटिव में अगर वेलोसिटी जाए तो सर काइनेटिक एनर्जी का क्या ख्याल है? अरे वेलोसिटी अगर पॉजिटिव हो तो ऐसा होगा, नेगेटिव अगर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हाटएवर द वेलोसिटी इज, इजंट इट? तो अगर हम वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ भी जाएं, यहाँ जीरो वेलोसिटी, इधर पॉजिटिव वेलोसिटी, इधर नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन उस वेलोसिटी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव वेलोसिटी के लिए भी पॉजिटिव ही होगा। समझा? और वेलोसिटी नेगेटिव कब आता है यार, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर नेगेटिव कहीं लिखा हुआ भी तो उसका रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से ग्राफ बनता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी व्हेन द मास इज कांस्टेंट। अब सुनिए ध्यान से, अब अगर मास कांस्टेंट है उस समय काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में तो बात कर लिए, मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पे गलत बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, देखिए अब हम नेक्स्ट ग्राफ ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम, स्टिल द मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन याद होना चाहिए आपको। सो व्हाट इज द रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता p स्क्वायर बाय 2m। सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2m तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, m तो कांस्टेंट डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर से वही वाला बात, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग स्क्वायर। समथिंग क्या था? वेलोसिटी था। यहां समथिंग क्या है? आपका p है, दैट इज लीनियर मोमेंटम है। तो सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा, चाहे मोमेंटम पॉजिटिव हो चाहे मोमेंटम नेगेटिव हो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा क्योंकि मोमेंटम का स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। नाउ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास किया हुआ है, मतलब मास वेरी कर रहा है, यहां बोलने का मतलब है, और क्या कांस्टेंट रखा है? p इज कांस्टेंट, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बोल रहा है। अरे कंजर्व्ड मतलब समझ में आ रहा, कांस्टेंट है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। अरे सर मोमेंटम कैसे कंजर्व हो सकता है अगर मास बदल रहा है? अरे वेलोसिटी को चेंज करेंगे साथ में, ऐसा पढ़े हो कि नहीं? m1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है? m2 v2। समझ में आ रहा? हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर घट गया हो तो वेलोसिटी को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा ताकि बैलेंस हो सके दोनों, ये इक्वेशन। तो मोमेंटम कांस्टेंट है इस सिचुएशन में, मान रहा है मास वेरी कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच क्या रिलेशन होगा और किस तरह से ग्राफ बने? क्लियर है कि नहीं? वैसे यहां दिख रहा है अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो उसको छोड़ देंगे, हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सर? p स्क्वायर बाय 2m। क्या क्या कांस्टेंट है? टू तो हमेशा कांस्टेंट ही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा, हाँ कि ना? क्योंकि p इज कांस्टेंट आपने डिक्लेयर कर लिया, तो बचा क्या? मास बचा, मास के साथ वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मास घटेगा, जब मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। समझ में आ रहा? चलिए काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए घट रहा है तो मास क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर इसका स्क्वायर हो जाता तो बहुत ज्यादा फ्लैट करते, शायद बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया था, जो कि नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर मास का स्क्वायर होता यहाँ पर तो ऐसे ग्राफ बनाते एकदम ऐसे। बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर नहीं है, इस वजह से फ्लैट ज्यादा नहीं किए, कर्व दिखा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है, मास धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज द रिलेशन। अब हम रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का देख रहे हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम देखे थे और यहाँ रूट काइनेटिक एनर्जी दे दिया, इस तरह से फंसा देता है सवाल। आपको ये याद होगा, आप जाकर इसको टिक कर दीजिएगा, वो भी ऑप्शन में होगा, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ? रूट काइनेटिक एनर्जी। तो रूट काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्मूला में आ रहा था उसको याद कीजिए। फिलहाल मास को यहाँ पर आपने क्या किया है? कांस्टेंट किया। मास इज कांस्टेंट ओवर, मास इज कांस्टेंट ओवर हियर। तो जरा बताइएगा, आपने P का फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है, √2m को बाहर कर दिए और रूट काइनेटिक एनर्जी को अलग से रख दिए। ये √2m क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, खेला खत्म। हाँ कि ना, अरे काइनेटिक एनर्जी सर अभी नेगेटिव हो सकता है, यार मूर्ख आदमी, काइनेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव आ गया रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर 11th में पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सॉल्व करते रहो, तुम कॉम्प्लेक्स में फंसे रहो। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा, सिंपली अगर कहें तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव अभी भी नहीं हो सकता, रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो उसको सॉल्व आप नहीं कर सकते अप टू 10। हमको पता है 11 पढ़ लिए तो आप पढ़ लिए, बाकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस तरह के ग्राफ जो है पूछे जा सकते हैं। हम आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे थे, ये सवाल ही है, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तक काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो भी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड छोटे मोटे सवाल जो भी आ सकते हैं हम कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए पहला सवाल, अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ बॉय of half of his mass. The man speeds up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy as that of the boy. Okay, the original speed of the man will be, ठीक है, एक इंसान और एक बच्चा के बारे में बात हो रहा, मैन और बॉय का खेल है। A running man has half the kinetic energy of that of the boy, ये दोनों का खेल है। एक काम करते हैं, दोनों का मास को कुछ मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। लेट m is the mass of man, ओके, स्मॉल m मान लेते हैं मास ऑफ बॉय। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है तो वेलोसिटी चाहिए होगा, तो लेट सपोज इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी कैपिटल V मान लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, और स्मॉल v मान लेते हैं बॉय का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉय। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ बॉय। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन क्या है, अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है क्या बोल रहा है, अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ बॉय, मतलब बॉय का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आधा है। तो बॉय का काइनेटिक एनर्जी मास दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, लिखो काइनेटिक एनर्जी। बॉय का काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 m स्मॉल v स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी किसका, बॉय का। इसका क्या है, हाफ है, तो इसका हाफ से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक हमने पढ़ा है और यहां तक हमने डिफाइन किया है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर लिख रहा ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, किसका, हिज मास यहां पर क्या है, अरे ये है रनिंग मैन, हाफ ऑफ हिज मास, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 1/2 लिखा है, तुम पहले से जो लिखा हुआ है वो लिखो, 1/2 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, v स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसका भी तुमको क्या करने के लिए बोल रहा है, हाफ करने के लिए बोल रहा है क्या, नहीं, यहीं पे मिस्टेक करता बच्चा, हाफ ऑफ हिज मास, इसका मतलब यहां हाफ नहीं करना है, क्या करना है फिर समझो ध्यान से, क्या करना है आपको, ये नहीं करना, यहीं पे मिस्टेक करेगा, इसीलिए हम लिख के बता रहे हैं आपको। ये जो चीज है 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ, हाफ ऑफ हिज मास, ये जो मास दिख रहा है वो किसका मास का हाफ है, मैन के मास का हाफ, ये कह रहा है हाफ ऑफ हिज मास, मतलब स्मॉल m के जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M/2, ये करने के लिए बोल रहा है, और इसका वेलोसिटी स्मॉल v स्क्वायर है, स्मॉल v स्क्वायर, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v, क्लियर है कि नहीं। तो आप यहां से ये बात रिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 2 to the 4 to the 8 m by
8 और क्या है स्मॉल v स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से m और m कैंसिल कर देते हैं। 1/2 है, एक काम करते हैं यहाँ 4 लिख देंगे, छोड़ देंगे बाकी। तो यहां से मिल जा रहा है तुम्हारा कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर बाय 4। तो यहां से ये बात भी मिल जाएगा आपका कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बाई 2। क्लियर है कि नहीं? अंडर रूट निकाल दिए इधर का। ये एक मान लीजिए रिलेशन आप निकाल के रखें। ओके, आगे पढ़ते हैं। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा अब आदमी क्या किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड अपना बढ़ाया। क्या करने के लिए? सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय। बच्चा का जो काइनेटिक एनर्जी था उसको मैच करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैन अपना स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ाया। चलिए अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम इधर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगेन बाय क्वेश्चन, अगेन ना काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ एम भी स्क्वायर, लेकिन यहां पर कैपिटल भी प्लस 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों? कि 1 मीटर पर सेकंड अपना स्पीड को बढ़ाया, तब क्या हो जाएगा ना, इसका काइनेटिक एनर्जी और बॉय का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बोला है। सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉय, इसीलिए डायरेक्ट लिखे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मैन। कब? व्हेन इट स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकंड। लिख देते हैं when man speeds up by 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? तब ऐसा लिख सकते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम भी स्क्वायर की जगह पे हाफ एम भी प्लस 1 स्क्वायर, और तब ये जो बॉय है उसका काइनेटिक एनर्जी के मैच कर जाएगा, दैट इज 1/2। बोलिए ध्यान से, एम स्मॉल v स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? और अभी क्वेश्चन में ये बात मेंशन था कि जो बॉय का मास है वो मैन का मास का हाफ है। तो क्या आप इस लाइन को कैपिटल M/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, यहां से m और m कैंसिल कर दीजिए, क्या बच रहा है सर, v प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बच रहा है सर v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर बाई 2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहां से अगर हम निकालना चाहें v प्लस 1 कितना है, चलो नेक्स्ट लाइन पे यहां पे दिखा रहे हैं, यहां पे निकालना चाहे तो v प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, स्मॉल v अपॉन रूट 2। होगा कि नहीं होगा? इधर से स्क्वायर हटा दिए, उधर रूट लगा दिए, तो स्मॉल v बचेगा और 2 में रूट लग जाएगा, रूट। क्लियर है? अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, अगर आप इसको इक्वेशन 2 मानते हो, तो आपसे पूछ रहे क्या निकालने बोला है, निकालने आपको बोल रहा है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन विल बी, मैन का स्पीड क्या है, मैन का स्पीड क्या है, कैपिटल V है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से इसको इक्वेट मत कर दीजिएगा, सर V का वैल्यू यहाँ वहां भी V का वैल्यू निकाल रहे हैं, बैठा देते हैं। अरे भाई साहब V ही निकालना, कट जाएगा, ऐसा करना नहीं है कि V ही कट जाए, कैपिटल V ही निकालना है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि कैपिटल V निकले, स्मॉल v निकालने का कोशिश करते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, इस रूट 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, रूट 2 कैपिटल V प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल v। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इस स्मॉल v को यहाँ पर बैठाते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि कैपिटल V निकालना है, उसको काटना नहीं है। तो हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, 1 में आपको लिख रहा है कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v बाई 2। तो स्मॉल v का वैल्यू यहां तुम लिख के रखे हो, दैट इज रूट 2v प्लस रूट 2 अपॉन अपॉन अपॉन, यहां पर क्या है भाई में 2 है, 2 लिख दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2v इज इक्वल टू रूट 2v कैपिटल V प्लस 2 रूट 2। क्लियर है? अब यहां से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लिख रहे हैं, इसके बाद हम यहां से लिख रहे हैं। एक काम करते हैं, चलो यही लिखते जाते हैं, फिर जगह अगर जरूरत पड़ेगा तो भले ही यहां पे लिख देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, अब 2v हमने किया, इसको इधर लेकर आइए, रूट 2v इज इक्वल टू क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा।
यहां से क्या आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस दिख रहा है, और ये भी नीचे लेके आ जाइए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या हो सकता है, हम आपसे बोल रहे हैं v निकालिए, स्मॉल v नहीं, कैपिटल V, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ क्या आएगा, अच्छा चलो इसी के साथ क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ पे √2 आएगा ओनली, समझ में आ रहा कि नहीं, 2/√2 का मतलब क्या हो गया, √2 माइनस √2/√2 कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या है, 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, v बराबर 1/√2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये जो है नीट 2001 का सवाल है, मैंने मेडिकल लेवल में भी इस तरह का सवाल पहले भी पूछा, कैलकुलेशन है, कुछ कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रही है, पहले पढ़िए, खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और ठोकर खाइए, नहीं बनता है तब देखिए। सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट, एक बॉडी है रेस्ट पर है, 10 kg मास है, is acted upon simultaneously by two forces 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन at right angles to each other। दो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रही है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर वर्क कर रही है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अभी रेस्ट पर है, मास इसका कितना है, 10 kg, दो फोर्सेस इस पे एक साथ एक्ट कर रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। एक कितना फोर्स है, 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड इज, आखिरी के 10 सेकेंड में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा। तो दो फोर्सेस है, इसको एक फोर्स बनाओ ना यार, नेट फोर्स निकाल लो इसका, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट, नेट फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्सेस है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अरे 2F1 F2 cos थीटा, cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म खेला। तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस 9, ये हो गया आपका 25, 25 का मतलब हो गया 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स आ चुका है आपका 5 न्यूटन। अब इसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, हमको ये सोचना है कि इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है एक्चुअली, क्लियर है कि नहीं, ठीक है आगे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी that will be equal to work done। ये जो फोर्स दिख रहा है 5 न्यूटन का, ये जितना वर्क करेगा वही किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब ये वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो क्या करेंगे सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है कि नहीं। जिधर फोर्स लगेगा ऑब्वियसली उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर उसको छोड़ दीजिए, डॉट को हटा दिए हमने। तो फोर्स आपको दिख रहा, कितना दिख रहा फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा, हम फोर्स की जगह 5 न्यूटन लिख दिए। बात रहा डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चर्चा है नहीं, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले इसको, तो देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, जो भी होगा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगा रहे हैं। और यहां पर ये बात मेंशन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दें, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट, माना कहानी शुरुआत हुआ कहां से, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो एस के जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एटी स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। तो सर एस के जगह हाफ एटी स्क्वायर लिख देंगे तो 1/2, ठीक है। टाइम ठीक है सर, 10 सेकंड दिया दिख रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया, फंस गए। फिर लगाओ F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए का मतलब ये हुआ, यहां से ये बात पता चल रहा है कि एक जगह F बाई एम लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, F बाई एम, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और मास 10 kg दिया हुआ, ओवर 1/2 लिख रहे हैं, और यहां पर क्या लिखेंगे, F बाई एम, फोर्स इज 10 न्यूटन अपॉन, बोलो यार मास कितना है, मास कितना है 10 kg, कोई दिक्कत है। और फोर्स गलती से हमने 10 लिख दिया, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, और वहां पे टी स्क्वायर है तो 10 टाइम दिया 10 सेकंड, तो टी स्क्वायर 2 बार लिख दिया भाई, इसको काट दिया हमने, इसको काट दो 5 से, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जा रहा है 125 जूल। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये होगा आंसर। लास्ट के 10 सेकंड में जो काइनेटिक एनर्जी होगा बॉडी का, वो क्या होगा 125 जूल, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 0.01%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। फिलहाल जो चेंज दिया है वो किसमें दिया? परसेंटेज में दिया। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, फिर उसको प्रूफ कर देंगे हम। ध्यान से सुनिए। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, will be equal to double of percentage increase in momentum। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब चेंज काफी स्मॉल हो, इस टाइप का चेंज, तब ये वैलिड है। समझ में आ रहा कि नहीं? लिख लीजिएगा, फॉर वेरी स्मॉल चेंज। अगर उस हिसाब से देखें तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यही बोला था ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, और ऑप्शन में दिख रहा है सारे परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए बोला। अगर इस फॉर्मूला में आप पुट करें तो आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 0.01%। 0.01 को पुट कीजिए, आंसर लाइए 0.02%। तो यहां से आपका आंसर बन जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो इस फॉर्मूला के लिए हम आपको प्रूफ करके दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। लेकिन इस सवाल का जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो इसका यूज किया गया है p²/2m का। और यहाँ देखा, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है। मास अगर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। बोलने का मतलब कि मोमेंटम में जो भी चेंज आप कीजिएगा उसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ उस तरह की बात को मैच तो नहीं कर रहा है। कैसे फिर हमने किया? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम जो है ना, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफी स्मॉल चेंज दिखा रहा है। इस वजह से यहाँ पर हम इस लॉजिक को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, और हम आपको प्रूफ करके अभी देते हैं। क्लियर है ना? फिलहाल आप इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा और बॉक्स में भर के रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। और इसका आंसर ये होगा 0.02%, मतलब ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया इस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। इस बात को कैसे हम कह रहे हैं? फॉर स्मॉल चेंज के लिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कैसे। तो हम जानते हैं ये बात कि मोमेंट आपका काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंटम लाइक दिस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? इस मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं। इस मोमेंटम में चेंज जैसे ही कीजिएगा ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। बात तो सही है। क्लियर है कि नहीं? आपने यहां पर क्या किया? काफी स्मॉल चेंज किया। आप कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका? 0.01%। और परसेंटेज अगर हटाइएगा तो 0.01 बाय 100 हो जाएगा। और बाय 100 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, 2 के आगे पहले से 0 और 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, माने 1 2 3 4, ये हो जाएगा वैल्यू। बोलने का मतलब नया जो मोमेंटम आएगा जिसे हम p डैश कह रहे हैं, वो पुराना मोमेंटम को हम p लिख रहे हैं, उसमें आपको ऐड करना होगा इस मोमेंटम को। यस और समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस मोमेंटम को बोलने का मतलब 0.0001 इंटू p, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं p। ये नया मोमेंटम होगा जिसमें से आप क्या कर सकते हैं? p कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस 0.0001 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? नया मोमेंटम है ये आपका p डैश, नया मोमेंटम। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? नया मोमेंटम का स्क्वायर, दैट इज p इंटू 1 प्लस 0.0001 इसका स्क्वायर बाय मास में कोई चेंज नहीं 2m, ये होगा। यस सर। फिर आप कैलकुलेट करते रहिए, परेशान हो जाइए। तो थोड़ा सा आपको बाइनोमियल लगाना होगा, बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहता है बाइनोमियल? जब कोई टर्म 1 के साथ ऐड किया हुआ रहे और वो टर्म काफी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल, याद आ रहा होगा अगर बेसिक मैथ्स पढ़े हुए हैं तो पढ़ाया, और उसका पावर में कुछ भी रहे,
तो सीधा सीधी आंसर क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस ये n जो है सामने आ जाता है डेल्टा का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके सवाल में अभी क्या था जानते हैं, n की जगह 2 था, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर स्क्वायर है तो आप यहां पर क्या कीजिएगा, 2 डेल्टा एक्स। तो ये क्या था, चेंज था। अरे समझ में आ रहा है कितना चेंज था, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स कितना चेंज था, अगर हम परसेंटेज में पूछे तो बोलेंगे 0.01%। और अगर आपसे बोले परसेंटेज में मत बोलिए, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, तो चेंज कितना था निकाले थे आप, ये निकाले थे, कितना निकाले थे, 0.0001, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए 1 का मतलब क्या, 100%। 1 मतलब क्या, 100%। उसमें क्या किए, ऐड, डबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए एक बार दिखाते हैं। न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पी, दिख रहा पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस 0.001, सॉरी 0.0001 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ध्यान दीजिएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, दैट इज पुराना काइनेटिक एनर्जी, इनटू क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ जरा। इसको इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया ना हमने, क्या बताया, ये 2 सामने आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.0001। समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे तुम, के डैश इक्वल टू, ध्यान दो, मल्टीप्लाई करो इसके साथ इसको, तो पुराना काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 इंटू ये जो आपको दिख रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.01% ऑफ, पुराना काइनेटिक ऑफ मतलब इनटू है, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है, पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था 100% प्लस समथिंग, कितना बढ़ा, तो इसी को कहते हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो पहले से था, इसको क्या कह रहे हैं, 100%, जो था सो था। जो इसमें बढ़ा वो क्या है, 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम है, सॉरी, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये है बाइनोमियल थ्योरम का यूज। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा ना, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम का डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो रहा है ये बाइनोमियल क्लियर करता है, क्योंकि ये डाटा बहुत स्मॉल था, ये स्मॉल जब होगा तब ऐसा होगा। मतलब सर अगर स्मॉल नहीं होगा तब कैसे होगा, तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं किस तरह से, वो तो बहुत आसानी से बनेगा, फिर स्मॉल वेरी हो तब ये प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं? अगर इस चीज को नहीं समझ पाए हैं आप, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक और तरीका से हम चीज को डील करने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अब हम सेम चीज को समझते हैं एक और लॉजिक लगा करके। यहां हम लॉग लगाएंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, और अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए, हम लॉग बेस ई ले रहे हैं, के लिखती है, इधर भी हमें लिखना होगा लॉन पी स्क्वायर बाई 2m। अब इस लॉग को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लॉन के इज इक्वल टू, देखिए लॉन ए बाई बी क्या मतलब होता है, लॉन ए माइनस लॉन बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब आपको यह बात पता है, लॉन लॉन समथिंग पे पावर कुछ भी रहे तो वो पावर सामने आ जाता है लॉन का, इसको मिटा करके यही लिख देते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लेकिन सवाल अब यह है, सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, ध्यान देखिएगा, लॉन के लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं के रेस्पेक्ट में, और अगर आप डिवाइड यहां पर कोई चीज से किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने रैंडमली कोई भी वेरिएबल मान लिया ना, इस वजह से। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन सबसे एक ही टर्म से करेंगे तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका के रेस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पी के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एम के रेस्पेक्ट में। तो अलग अलग वेरिएबल के टर्म पे जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चेन रूल। सिमिलरली इधर भी डिफरेंशिएशन कीजिए, ये तो 2 हमको दिख रहा है कांस्टेंट है, उसको रहने दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन पी, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा पी के रेस्पेक्ट में, तो आपको पी भी लिखना होगा, डीपी भी लिखना होगा। समझ में? फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2m
यहां लिख देते हैं m के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको भी लिखना होगा, बोलिए हाँ कि ना, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं इसी को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अलग अलग टर्म के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln k क्या हो जाएगा 1/k, ये 1/k हो गया और यहां से क्या बच रहा ओनली dk, तो हम यहां पर सिंपली dk लिख देते हैं। आगे बात करें, यहां पे 2 है 2 लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ ln p क्या हो जाएगा 1/p, हम लिख देते हैं 1/p और यहां पे dp लिख रहा है तो इस dp को हम यहां लिख देते हैं। माइनस, बोलिए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू मास क्या हो जाएगा, तो सर मास का डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा ये किसके बराबर होगा 0, अगर ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर के ये भी क्या हो जाएगा 0, खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज। अगर इसको परसेंटेज में आप उसको बदलना है तो क्या कीजिएगा, dk/k इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज में बदल चुका है, 100% लिखना पड़ेगा, अगर परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 लिखना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर किसी परसेंटेज को नंबर में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। फिलहाल परसेंटेज में बदल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज में बदल गया। सिमिलरली इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू dp/p इंटू क्या करना पड़ेगा 100%, तो ये परसेंटेज में बदल गया। जरा आपसे पूछ रहा है, ये बताइए क्या है, dk/k का मतलब क्या है, dk/k का मतलब यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ k, माने k में चेंज, किसमें, परसेंटेज में। ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। और अगर ये ट्रू है तो यहां 2 आपको दिख रहा है, ये ट्वाइस आएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी के लिख रहा मतलब स्मॉल चेंज इन के, यहाँ पे डीपी दिख रहा मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा, हमने लिख दिया था फॉर स्मॉल चेंज, अदरवाइज नहीं। तो फिर बड़े चेंजेस के लिए क्या होगा, तो उसको एक सवाल लेकर के हम डील करके आपको दिखाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेम टाइप का सवाल है लेकिन प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताते हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, बस प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ज्यादा परसेंटेज दिया हुआ, छोटा वैल्यू रहता था तो तरीका आपको बता दिया था, क्या करते थे, मोमेंटम का ट्वाइस कर देते थे, उस हिसाब से काम हो जाता था। लेकिन फिलहाल 100% अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, क्या बोल रहा है, मोमेंटम बढ़ा है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी 200% बढ़ जाएगा? ऑप्शन में 200% दिख रहा है, अगर उस हिसाब से चलाओगे तो बी टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। हमने वहां बाकायदा इस बात को लिख दिया है, दैट फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट, कम इंक्रीज अगर हो रहा है या डिक्रीज हो रहा तो चलेगा। आगे बात करें, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से किस तरह से रिलेटेड होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये 2m अगर कांस्टेंट है तो हम ये बात कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। हाँ कि नहीं? तो मान के चलिए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो k2 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो k1 है, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल मोमेंटम का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब p2 का स्क्वायर कह सकते हैं, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके मोमेंटम का प्रोपोर्शनल होगा, सर इनिशियल मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों का रेशियो इस वजह से निकाल दे रहे हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, मोमेंटम जो है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, जो इनिशियल मोमेंटम है वो p1 है और फाइनल मोमेंटम को आपने किया कि 100% बढ़ा दिया। 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 100%? 100% का मतलब होता है 100/100, 100/100 का मतलब होता है 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर पहले मोमेंटम p1 था तो बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक और p बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट इज p2, पहले कितना था
P1 था, फिर 100% बढ़ गया, 100% मतलब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया मतलब पहले जो था एक और बढ़ गया, अब क्या हो चुका है 2P1 कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो आप यहां से इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ना, 2P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, यहां से पता चल रहा होगा P1 स्क्वायर कट जाएगा और क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप तो बोलेंगे 4 टाइम्स सर, एक काम करें 4 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? कुछ नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? असल में ये बोलना चाह रहा कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी था वो K1 था, मतलब 100% इसको बोले 100% मतलब 1 यार, जो बचा हुआ और क्या है 3K1 बोल सकते हैं। 3K1 का मतलब कितना है 300%, मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी था उस काइनेटिक एनर्जी से कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा 300% बढ़ा है। बात समझ में आ रहा? इनिशियल प्लस फाइनल देख रहे हैं ना, ये फाइनल है, तो इनिशियल जो था उसको हटाइए तब ना कितना बढ़ा, क्योंकि पूछ रहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना बढ़ा। तो जो पहले था उसको हटा दिए से, 4K से पहले जो था उसको हटा दिए और बचा 3K। 3 मतलब कितना हो गया 300%, 1 मतलब 100%, 3 मतलब 300%। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा 300%। इस तरह से जब परसेंटेज इंक्रीज इस तरह से दिया रहे 100%, 50%, 20%, 25%, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। बोल रहा है 2 masses of 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। 2 मास है और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्लियर है? 1 ग्राम का एक मास है और एक 9 ग्राम का मास है। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम इच। लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो देखिए ध्यान से, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? अब क्या कह रहा है, डिफरेंट मास है दो ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट के लिए हम ये लिख दिए मान लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, मास की जगह क्या लिखना होगा यहाँ पर 1 ग्राम नो, सो यहाँ मास की जगह लिख देते हैं 1। क्लियर है? अच्छा दूसरा के लिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा देख लो, रूट अंडर 2m, m की जगह क्या लिखेंगे 9 ग्राम, और काइनेटिक एनर्जी कितना वही लिखेंगे, भाई सेम है दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो वही है। और क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम्स। तो पहला मास ये लिखा हुआ ना, उसका मोमेंटम को ऊपर रखना होगा, P1 बाई P2 पूछा था, P2 बाई P1 मत निकाल दीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहां से P1 दिख रहा है आपको, क्या आ जाएगा 2KE माना काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है 18। 18 को एक बेटर ये है कि 2 इंटू 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखिए, क्यों, अरे काटने में सुविधा होगा ना, दिख रहा है कुछ सेम दिख रहा है, ये और ये कट जाएगा, रूट 9 नीचे बचेगा, मतलब 1/3 बच रहा है। इसका मतलब P1 इज टू P2 कितना आ जा रहा है 1:3 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1:3 आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर 7 है, पहले खुद ट्राई कीजिए फिर देखिए सोल्यूशन। A body of mass 2 kg is thrown upward with an energy 490 joule। 490 जूल एनर्जी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट 2 kg मास के ऑब्जेक्ट मास है। The height at which its kinetic energy would become the half of its initial kinetic energy will be। शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी जब आपने फेंका उस समय कितना था 490, इसका हाफ हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। किस जगह हाफ हो जाता है ये पूछा जा रहा है, कौन सा हाइट में हाफ हो जाता है ये पूछ रहा है आपसे। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट को आपने यहां से फेंका और ये यहां तक पहुंचा, कितना हाइट है इसका, तो हम मान लेते हैं h हाइट, और इस हाइट पर जाकर के इसका जो एनर्जी है वो क्या होगा, सर यहाँ पर जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी होता है, सर क्लास 9 में सीखा हमने, क्योंकि अभी तो पोटेंशियल एनर्जी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं कितना 0, और ये हाइट के साथ साथ इंक्रीज होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है mgh। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है बोला जा रहा है, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है 490 जूल। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बात कर रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी, हाँ मतलब हाइट ही पूछा आपसे, तो यहां से हाइट निकाल लीजिए, हाइट कौन सा हाइट, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2
इंटू 490 है यहाँ पर, और डिवाइड में m और g चला जाएगा। मास कितना दिया है 2 kg, और g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया, एक जीरो और लगा दिया। 98 आपको दिख रहा है बच्चा, इसको ट्वाइस करेंगे अगर तो कट जाएगा। आई होप इस 2 जीरो को हटाते हैं और यहाँ पर 100 लिख देते हैं अलग से। क्लियर है कि नहीं? अगर 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कटेगा? हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? तो अब जो है नीचे 8 दिख रहा है, ऊपर 100 दिख रहा है, 100/8 दिख रहा है। 2 टू जा 4 टू जा 8, तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 50 हो गया। अब फिर 2, तो ये 25 हो गया। 25/2 कितना होता है 12.5। 12.5 मीटर जो है हाइट होगा, 12.5 मीटर आपका ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल हमने लास्ट सवाल लिया है, देखिएगा। अ 30 ग्राम मास, एक 30 ग्राम का मास है, हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड एट अ सर्टेन इंस्टेंट। मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी दिया हुआ है और पूछा जरा व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अरे वेलोसिटी देके काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया तुमसे। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है उस इंस्टेंट पर, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। बस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी इस टर्म पे दिया है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, बात समझिएगा, वेलोसिटी अभी वेक्टर फॉर्म पे दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म पे दिया हुआ है, क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कि कितना है, अमाउंट क्या है। तो क्या करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दिया हमने। 9 प्लस 16 मतलब 25 आ रहा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओनली 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब मास का जहां तक बात है, ये दिया हुआ है 300 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर लीजिए भाई साहब, तो केजी आ जाएगा, मतलब 0.3 हो जाएगा, 0.3 केजी, और वेलोसिटी आपने निकाला है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से, 25 हो जाएगा, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 मतलब 75 हो जाएगा, लेकिन 75 हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है, 25 है और यहाँ 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 7.5 आएगा। 7.5 और डिवाइड में 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.25 आ जाएगा। 3.25 क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो जूल आ जाएगा। 3.75 सॉरी 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 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 75 के 25 7.7.7.7.35 आएगा। 7.35 आ जाएगा। अरे यार 7.5 है, गलती से बोल रहे हैं यार, ध्यान से देखो, 3.75 हो जाएगा, हाफ ना, 3.75 जूल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा एक सवाल किया था। तो इस क्वेश्चंस के साथ हम इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। आपको सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आज हमने कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग कंप्लीट करने का कोशिश किया है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगा, अगेन बोलते हुए जाएंगे कि लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्लास हम एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ सामने आएंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।